हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है ना, जितने भी आपके मिड टर्म के न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर वाइज, उन सब चीज की हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिड टर्म के एग्जाम के लिए है ये वीडियो, ठीक है ना। तो वन शॉट वीडियो होगी ये। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इस पे आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी डेली अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि जो हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, इन न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये 8 एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उन नेशनल इनकम में ये 8 जो एग्रीगेट हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इन एग्रीगेट को बनाना भी है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे हमें क्या, जैसे इसमें देखते हैं हम 8 जो हमारे हैं एनडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है ना, अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस में से क्या करते हैं, मूल्यह्रास माइनस करते हैं। ठीक है, वैसे हम जब जीएनपी मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जीडीपी में क्या करना पड़ता है, शुद्ध जो विदेशी साधन आय होती है उसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है हम बनाए जाते हैं, हाँ, बहुत इजी से बन जाते हैं ये फॉर्मूले। तो समझते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको क्या दिया हुआ है, अगर आपको ग्रोस दिया हो, ठीक है ना, यानी सकल निवेश दिया हो, या सकल से आपको क्या कह रहा है वो नेट निकालो, यानी ग्रोस से अगर नेट निकालने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो है वो मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन क्या है, घटा देना। यानी अगर आपको ग्रोस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, वो घटेगा। वहीं अगर आपको शुद्ध निवेश से सकल निवेश के पास जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मूल्यह्रास जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इनको फॉर्मूलों को बना सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास नेशनल इनकम है, या नेशनल से हमें कोई चीज जो है वो डोमेस्टिक के लिए निकालनी है नेशनल इनकम से, तो हमें क्या घटाना पड़ता है, हमें NIFA घटाना पड़ता है। ठीक है, तो NIFA क्या होता है, हमारा शुद्ध विदेश साधन आय। ठीक है, तो ये जो हमारी निकलती है, तो कई बार हमें दे देता है कि भाई शुद्ध क्या नाम है कि आप घरेलू आय निकालिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनआईएफए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो घरेलू से अगर हमें कहता है राष्ट्रीय आय निकाल के दीजिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, एनआईएफए जो है वो प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और होती है, क्योंकि ये नेट की बात कर रहा है, शुद्ध की बात कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि विदेशों से जो पैसा आया होता है और विदेशों में जो पैसा गया होता है उसमें से माइनस, यानी जो हमारे यहाँ का जो पैसा आया हुआ है और जो विदेशों में गया हुआ है, तो इनको हम क्या करते हैं, माइनस करके फिर हम क्या निकालते हैं, NIFA शुद्ध जो है वो निकाला जाता है, हमारा शुद्ध विदेश साधन आय को हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, यानी साधन लागत दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट प्राइस में जाना पड़ता है। ठीक है ना, कोई भी सामान जो होता है वो मार्केट में बिकता है, और जब वो मार्केट में बिकता है तो वो कहां से, वो फैक्टर कॉस्ट के साथ जुड़कर, और फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दिया जाता है, NIT, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे बनता है, तो ये बनता है हमारा IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो आईटी हमारा जो होता है वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, तो अप्रत्यक्ष कर में से हम क्या करते हैं, सब्सिडी, यानी जो भी छूट वगैरह होती है उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो आईटी को आजकल हम क्या कहते हैं, जीएसटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। और वहीं अगर हमें बाजार मूल्य से कहां जाना है, साधन लागत पर जाना है या फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NIT क्या होता है वो जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज जो हमें याद रखनी है इन फॉर्मूलों के बेस पे, क्योंकि इसी के आधार पर जो हम है वो नेशनल इनकम जो है वो काउंट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ और चीजें दी होती है और उन चीजों को कलेक्ट करके हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद सही करके, और हमें जो भी अपना जो भी फॉर्मूले के हिसाब से, यानी जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो समझिए, देखिए हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो जब राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो इसकी क्या है, 3 मेथड है राष्ट्रीय आय निकालने के। ठीक है, आपको पता ही है राष्ट्रीय आय निकालने के 3 होते हैं। एक होता है हमारा उत्पाद विधि होती है, एक होती है हमारी आय विधि, और एक होती है हमारी व्यय विधि। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें इसमें जरूर हमें याद रखनी है। जैसे अगर हमें बोलता है भाई कि उत्पाद विधि से निकालो, तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि हमें जीवीए मार्केट प्राइस निकालना पड़ता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस पे हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वहीं जब आय विधि की बात आती है, तो आय विधि में जो हमारे पास जो भी चीज होती है उनको जब हम कलेक्ट करते हैं आय विधि में, तो हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास निकलता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना, और वहीं जब हम व्यय विधि की बात करते हैं, तो ये जो हमारा निकलता है वो निकलता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, अब ये सब चीजें निकालने के बाद अगर वो कहता है भाई कि उत्पाद विधि, ठीक है ना, आय विधि
या फिर व्यय विधि, ये तीनों दे दी कि भाई इस विधि से आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है। तो अब आपको राष्ट्रीय आय के लिए क्या करना होगा, जो हमने फॉर्मूले देखे उनसे ही हमें क्या करना पड़ता है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके नेशनल, यानी हमें नेशनल इनकम पर आना पड़ता है। तो नेशनल इनकम पे आने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो हमारा आता है NNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, राष्ट्रीय आय बनती है। तो ठीक है, तो आपको पता है कि जो अगर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हमारा ग्रोथ दिया हुआ है तो हमें नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ से अगर हम नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। वहीं यहाँ क्या है, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा NIFA जो होता है वो प्लस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आय निकालने का जो तरीका है वो है उत्पाद विधि, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है सबसे पहले उत्पाद विधि से की जाती है। तो उत्पाद विधि क्या है, तो इस विधि में कुल आर्थिक उत्पादन को मापा जाता है। यह सभी उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़ होता है, ठीक है ना। और इन सबको क्या कर लिया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे जो भी वस्तु और सेवाएं बन रही हैं उन सबका कैलकुलेशन करके क्या बनाया जाता है, उत्पाद विधि बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद विधि। और उसे हम क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। तो मूल्य वृद्धि निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो इन फॉर्मूले को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि भाई कि मूल्य वृद्धि के आधार पर निकालिए, आप उत्पाद विधि के आधार पर जो है चरण बताइए किस तरह से राष्ट्रीय आय काउंट करी जाती है, तो आपको क्या करना है, ये चीजें याद रखनी है। तो इन चरणों को क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीवीओ मार्केट प्राइस जो होती है, यानी सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, जीवीओ उत्पाद का मूल्य बाजार और माइनस क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी मध्यवर्ती उपभोग को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो जीवीओ जो हमारा होता है, जो जीवीओ कैसे बनता है, तो जीवीओ हमारा बनता है सेल्स से और प्लस स्टॉक से, ठीक है। तो सेल्स बिक्री जो होती है, कौन सी बिक्री हो सकती है, गृह की बिक्री हो सकती है, कोई भी उत्पादक है जो सामान बना रहा है वो बिक्री करता है, सरकारी क्षेत्र होते हैं वो बिक्री करते हैं, ठीक है। स्वयं उपभोग के लिए कोई उत्पादन करता है तो उसको भी क्या होता है, बिक्री में काउंट किया जाता है। निर्यात जो होता है वो भी किस में आ जाता है, बिक्री में ही काउंट हो जाता है, ठीक है। साथ ही इसके साथ क्या प्लस होता है, स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है, हमारा अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है ना। अंतिम स्टॉक में से हम क्या करते हैं, फाइनल में से क्या करते हैं, इनिशियल, यानी जो हमारा अंतिम होता है उसमें से प्रारंभिक को माइनस करके निकाल लेते हैं। जो भी माल सूची वगैरह लगी होती है वो भी क्या होती है, इसके अंदर काउंट कर ली जाती है, ठीक है। कच्चे माल का क्रय जो होता है हमारा मध्यवर्ती उपभोग होता है, ठीक है ना। मध्यवर्ती व्यय होती है जो आयात होता है, तो इन सबको क्या करा जाता है, माइनस किया जाता है, जिससे हमारी क्या बनती है, जीवीए मार्केट प्राइस बनती है, ठीक है ना। और यहीं से हम क्या करते हैं, अपने नेशनल इनकम जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको हम कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो पहला हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है, एनवीए निकालिए एट फैक्टर कॉस्ट पे, यानी ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा पे क्या कह रहा है, आप एनवीए फैक्टर कॉस्ट निकालिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनवीए फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा जीवीओ जो हमारा जीवीओ होता है, जीवीओ मार्केट प्राइस जो हमारा होता है, ठीक है। तो हाँ, जीवीओ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जीवीओ में हम क्या जोड़ते हैं, तो जीवीओ में हमारा आ जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और क्या आ जाता है, और माइनस में हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, सेल्स देखना है, चेंज इन स्टॉक देखना है और इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो क्योंकि उसने क्या कहा है भाई, एनवीए निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें माइनस और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रोथ से नेट पे जा रहे हैं तो माइनस में क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन भी जो है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स देखते हैं, हमें सेल्स कितनी दी हुई है, तो सेल्स हमारी जो है वो कितनी है, 200 है, ठीक है। प्लस में चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक पता है आपको, क्या करेंगे हम, फाइनल में से माइनस करेंगे इनिशियल, ठीक है ना। प्रारंभिक में से जो हमारा होता है फाइनल होता है, जो अंतिम होता है उसमें से प्रारंभिक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। आईसी हमारा दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन मध्यवर्ती उपभोग जो दे रखा है हमारा वो कितना है, 48 है, ठीक है। माइनस में डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास देखते हैं तो कितना हमारा है, 12 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 200 हो गया ये हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी सिंपल सी। तो फाइनल और इनिशियल को अगर हम देखते हैं तो हमारा फाइनल क्या है, ठीक है ना। तो फाइनल अगर हम अंतिम देखते हैं तो कितना है हमारा, 10 है। प्रारंभिक हमारा कितना देखते हैं, तो प्रारंभिक हमारा जो था वो कितना था, वो 15 था, ठीक है। और ये हो गया हमारा -48 और ये हो गया 12, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप। तो ये हमारा हो जाएगा 200 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा -5, ठीक है, माइनस, और इनको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 200 -5 और माइनस का 60, ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा
इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया कितना 65, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, इनको हम करते थे हमारा 65 हो जाएगा, और 65 में से अगर हम क्या माइनस कर देते हैं 200 अगर हम माइनस कर देते हैं, अभी हमारा और कुछ बचा है देख लेते हैं इसके अंदर। तो उत्पादन तो हमारा क्या दे रहा, हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है हमें, और जीवीओ जो हमारी है वो मार्केट प्राइस, यानी एक चीज अभी हमारी और बचती है इसके अंदर, क्या, उत्पादन का टैक्स, ठीक है। तो ये भी हम क्या करेंगे इसके अंदर माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में हम क्या करेंगे इसके अंदर माइनस करेंगे आईटी, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 220 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको पूरा प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 60 20 80, ठीक है, 80 और 5 कितना हो गया हमारा 85, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम 200 में से क्या माइनस कर देते हैं 85, ठीक है। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 115, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एनवीए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कैलकुलेशन की जाती है। वेरी सिंपल फॉर्मूले हैं, आराम से आप लगा के क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अर्थव्यवस्था में केवल 2 उत्पादन क्षेत्र हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 उत्पादन क्षेत्र हैं ए और बी, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा एमपी पर, ठीक है ना, सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है। तो सकल मूल्य वृद्धि की बात कर रहा है, तो सकल मूल्य वृद्धि निकालनी है हमें। तो सकल मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमारे पास फर्म कितनी है। तो हमारे पास फर्म जो है वो 2 फर्म है, एक है फर्म ए, ठीक है, और दूसरी जो है फर्म बी, ठीक है। तो फर्म ए और फर्म बी ये हमारे पास हैं, ठीक है। तो इनका हमें सबसे पहले क्या काउंट करना है, इनका हमें सबसे पहले काउंट करना है कि भाई इन्होंने कितनी मूल्य वृद्धि करी है। तो क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है आपको पता है क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला इसने, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा मार्केट प्राइस पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो सकल मूल्य वृद्धि यानी जीवीए, जीवीए कह रहा है किस पे निकाल के दिखाओ, हमें मार्केट प्राइस पे निकाल कर दिखाओ, ठीक है। तो जीवीए मार्केट प्राइस निकालेंगे हम। तो जीवीए मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले फर्म और फर्म बी ने क्या क्या किया है इन सब चीजों को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्म ए का देख लेते हैं। तो फर्म ए ने बिक्री करी है कितनी, फर्म बिक्री सेल जो है वो कितनी है 1000, ठीक है ना। तो बिक्री यानी सेल्स जो है वो दोनों की कितनी है, इसकी जो है 1000 सेल्स है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आता है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, तो चेंज इन स्टॉक ए और बी का कितना, ए का कितना है हमारा, अगर हम इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इनिशियल फाइनल में से क्या करते हैं इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल हमारा 50 है और इनिशियल हमारा क्या है 100 है। तो हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा आपका चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो फाइनल में से अगर हम इनिशियल माइनस करते हैं तो हमारी फाइनल क्या है, तो अगर आप फाइनल देखेंगे तो हमारे पास 50 है, और माइनस करते हैं हम इनिशियल, तो इनिशियल हमारे पास कितनी है, इनिशियल हमारे पास 100 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है माइनस का 50, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ए द्वारा जो है ए और बी द्वारा अचल पूंजी का उपयोग फिक्स कैपिटल यानी दोनों ने एक साथ किया है ए और बी ने, और ए भी अदा किया गया अप्रत्यक्ष कर है वो भी, ठीक है। और उसके बाद ए द्वारा कच्चे माल की खरीद यानी रॉ मटेरियल जो उसने परचेज किया है, ठीक है, वो 500 है, ठीक है। तो कच्चे माल को जो उसने खरीदा है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आ गया हमारा ये, ठीक है 500। तो उसने क्या किया है कच्चा माल खरीदा है जो कितने का, वो 500 का कच्चा माल है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बी की बात करते हैं। अगर हम बी को देखते हैं तो बी का क्या है, बी की जो बिक्री है वो कितनी है 2000 है, सॉरी 200 है, हाँ 2000 है, ठीक है 2000 है। और उसके बाद फिर हम इसका देखते हैं, इसका जो स्टॉक चेंज कितना है, चेंज इन स्टॉक अगर हम देखते हैं तो इसने डायरेक्ट दिया हुआ है, बी के स्टॉक में परिवर्तन जो आया है वो कितना आया है, बी में जो आया है स्टॉक में परिवर्तन वो -200 का, तो इसने पहले से दे रखा है -200, ठीक है। तो सेल्स इसकी भी हो गई हमारी 200, और चेंज इन स्टॉक जो हो गया वो कितना हो गया इसका माइनस का 200 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था वो कितना था 2000 था, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था हमारा चेंज इन स्टॉक जो था वो माइनस का 50 था,
और जो उसने कच्चा यानी रॉ मटेरियल खरीदा था, इंटरमीडिएट कंजप्शन कह सकते हैं उसको, जो वो क्या था उसका, वो कितना था 500 था, ठीक है। और वहीं इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करते हैं तो बी द्वारा माल खरीदा कितना गया है 600, ठीक है ना। तो इसका कितना है 600 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, डेटा आ गया है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए का, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं किसका, बी का, ठीक है। तो ए का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो कितना था हमारा 1000, ठीक है, और कितना था 1000 और 500 इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो 1000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं कितना, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन 1000 में से माइनस होगा हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना 500। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 500, और माइनस में हम क्या करेंगे ये 50, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास 450, ठीक है। यानी हमारा सेल्स कितनी थी, अगर हम देखें तो हमारी सेल्स जो थी वो कितनी थी 1000 थी, ठीक है। और उसके बाद हमारा चेंज इन स्टॉक कितना था -50 था, तो ये हमारा माइनस हो गया। और वहीं पर हमारा क्या था, जो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन था वो कितना था 500 था, तो वो हमने क्या किया माइनस किया। तो हमारा कितना आ गया 450। तो फॉर्म ए की क्या आती है 450 आ जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फॉर्म बी का निकालने की कोशिश करते हैं, यानी हमारा फॉर्म का कितना आ गया 450 आ गया। अब बी का निकाल रहे हैं, तो देखिए बी में क्या होगा, बी में भी सेम है। सेल्स कितनी हमारी, सेल्स हमारी है 2000, ठीक है, और आईसी हमारा कितना है 600। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आ गया हमारा, तो अगर हमने 2000 में से 600 माइनस किया तो इसका मतलब हमारा आ जाता है, माइनस था ना हमारा, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1400, ठीक है, 1400 आ गया हमारा, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं ये हमारा आ गया 1400, ठीक है ना, अगर 600 माइनस होता है। और उसके बाद फिर क्या करना है हमें, चेंज इन स्टॉक -200 है, तो 200 भी हमें क्या कर देना है इसके अंदर माइनस कर देना है। तो ये भी माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम फॉर्म बी की बात करते हैं तो कितना आया हमारा 1200, ठीक है ना, 1200 आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीवीए आया है मार्केट प्राइस पे, फॉर्म ए का और फॉर्म बी का कितना आया है, ये आया है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या याद रखना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी पे हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, और साथ में हमें जो डेटा दिया हुआ है उसको ढंग से एनालाइज करना है, ठीक है। तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक यानी आईसी हमारे पास कितना आ गया, अगर हम बात करते हैं सेल प्लस चेंज माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये दोनों फॉर्मूला लगा के हमने फॉर्म ए का निकाला है 450 और फॉर्म बी का निकाला हमने कितना 1200, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालिए, ठीक है ना। अब निकालनी है क्या, हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय तो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो हमारे पास क्या था, फॉर्म ए जो आई थी हमारी, फॉर्म ए पे हमारे पास कितना था 450, ठीक है। वहीं हम फॉर्म बी की बात करते हैं तो हमारे पास जीवीए कितना था, वो जो हमारे पास था वो कितना था 1200 था, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों का टोटल यानी पूरी अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल हमारा कितना जाएगा, तो 450 और प्लस में 1200, तो इनको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1650, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1650 जीवीए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो एनएनपी यानी ग्रोस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो इसके अंदर अब क्या माइनस होगा हमारा, माइनस होगा इसके अंदर डेप्रिसिएशन, साथ में मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें किस पे जाना है, हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। और जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो उसमें से क्या माइनस होता है आपको पता ही है, एनआईटी हमने बात करी थी इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब 1650, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन हमारा कितना है चेक कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, तो यानी फिक्स्ड कैपिटल यूजेस, ठीक है ना, तो 180 है, दोनों ने मिलके ही किया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा 180। और एनआईटी हमारा कितना है, तो एनआईटी भी हमारा कितना दे रखा है इसके अंदर, पूंजी अचल पूंजी का उपयोग 100 है और अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 120, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1650, ठीक है, इनको प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, 0 0 300, ठीक है। तो ये हमारे कितना आ गया 300। और देख लेते हैं इसके अंदर कुछ बच गया हमारे पास, ठीक है, कच्चे माल की खरीद हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। हाँ, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, क्योंकि हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो फॉरेन का ट्रेड है वो भी क्या होगा हमारे पास प्लस होगा, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 1650 और 20 अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा
1670 और माइनस कर देते हैं हम कितना 300। अब इसमें से अगर हमने 300 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 1370। तो ये हमारा क्या आ गया एनएनपी फैक्टर कोस्ट, ठीक है ना, ये हमारी नेशनल इनकम निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले हमें सेपरेट कर लेना है फॉर्म ए और फॉर्म बी को। ठीक है ना, फॉर्म ए का पहले निकालना है, फिर फॉर्म बी का निकालना है, दोनों को कैलकुलेट करना है, और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद क्या करना है, एनएनपी फैक्टर कोस्ट यानी राष्ट्रीय आय जो है वो निकाल देनी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आय विधि से। ठीक है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या होता है, इस विधि में उन सभी आय को जोड़ होता है जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, तो इसमें शामिल क्या है, इसमें शामिल है वेतन, लेबर का लाभ, प्रॉफिट, किराया, ब्याज। ठीक है, तो ये सारी चीज जो होती है इसके अंदर शामिल करी जाती है, जिससे आय से जो बनाई जाती है पूरे देश की जो है वो राष्ट्रीय आय बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए भी एक अलग फॉर्मूला बनता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, घरेलू आय के लिए हमारा बनता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आय को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में बदल सकते हैं। तो हमें एनडीपी जो फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कर्मचारियों का पारिश्रम, यानी जो कर्मचारी होते हैं वो परिश्रम कैसे अर्जित करते हैं, किन किन चीजों से। ठीक है, तो याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है कि भाई सीओई में कौन सी चीज काउंट होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी होती है। तो कर्मचारी का जो पारिश्रमिक होता है वो नकदी से प्राप्त होता है, मजदूरी, ठीक है ना, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोजिताओं की का योगदान। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आता है किराया, आता है रॉयल्टी, आता है ब्याज, आता है जिसे हम संपत्ति से आय कहते हैं। फिर उद्यमिता की आय होती है जो नगर निगम से लाभांश से, ठीक है ना, या अवतरित लाभ जो होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है ना, और फिर लास्ट में आता है हमारा संयोजित की मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, जो डायरेक्ट दी ही होती है हमें। ठीक है, तो हमें दो चीज को खास ध्यान रखना है इन दोनों को, कि इन दोनों चीजें में कौन कौन सी चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें जरूर याद करनी है। आइए आय विधि का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आय विधि की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो दे रखा है। देखिए, स्वनियोजितों के मिश्रित आय, वृद्धा पेंशन दे रखी है, लाभांश दे रखा है, प्रचलन अधिशेष दे रखा है, मजदूरी और वेतन दे रखा है, लाभ और प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं का अंशदान दे रखा है। ठीक है ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है हमारे पास, अचल संपत्ति का उपयोग है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो जैसा हमें पता है जब हम आय विधि से सॉल्व करते हैं तो हम निकालते हैं एनडीपी फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनडीपी फैक्टर कोस्ट से ही हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम पर जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो देखिए सबसे पहले हम एनडीपी अगर फैक्टर कोस्ट की बात करते हैं, जैसा हमने फॉर्मूले में देखा था, तो ये बनता है हमारा सीओई। ठीक है, प्लस में हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस में आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये तीन चीज जो होती हैं जो क्या बनाती है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बनाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा ये दे रखा है तो इसलिए हम इस तरह से हम डेटा को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या सीओई दे रखा है या ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है या एमआई। तो इसमें से कौन सा जो हमें वो पूरा ढंग से दिया हुआ है, यानी इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए एक मिक्स्ड इनकम जो है हमें पूरी दे रखी है। ठीक है, यानी मिक्स्ड इनकम हमें दे रखी है कितनी, 200। तो मिक्स्ड इनकम हमारी 200 है। ठीक है, प्लस में अब देखते हैं क्या सीओई हमें दे रखा है। तो देखते हैं तो हमारे पास सीओई हमें नहीं दिख रहा है पूरा दिया हुआ। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं, दिख रहा है, हाँ ये देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचलन अधिशेष जो है वो हमें दे रखा है पूरा। तो हम क्या करेंगे, एक हमने मिक्स्ड इनकम ले ली और फिर हम क्या लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीओई जो है वो एक साथ ना देके अलग अलग चीजों में दे रखा है, जिनको हमें कैलकुलेट करके इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो हमारा सीओई है वो किससे बनता है। तो सीओई हमारा जो बनता है, देखिए वृद्धा जो पेंशन योजना होती है तो कारक आय में ही नहीं आती, तो उसको तो हमें लेना ही नहीं है। लाभांश जो आता है वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, तो ये भी नहीं लेना हमें। ठीक है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, मजदूरी का और वेतन, वेजेस और सैलरी लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम सीओई में 500, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस में और देखते हैं लाभ हमारा जो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में होता है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो होता है हमारा सामाजिक सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं का अंशदान, ठीक है ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इसको हम ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा किस में होता है, सीओई में काउंट होता है। ठीक है, तो विदेशों से शुद्ध साधक आय है तो अभी हम यूज नहीं करेंगे। अचल पूंजी, ये फिक्स कैपिटल, ये भी हमारे नहीं है। अप्रत्यक्ष कर, ये भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो अभी हम देखिए क्या करते हैं, पहले इनको पूरा करते हैं, यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को पूरा करते हैं। तो देखिए हमारा 200 प्लस 900
और प्लस में क्या हो गया 550, ठीक है। इनको पूरा करते हैं तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 करेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 11 में हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1650, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें एनडीपी, तो ये हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया, लेकिन हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट तो निकालना ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है हमारी, जैसे हमने देखा है, तो राष्ट्रीय आय होती है हमारी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो अब राष्ट्रीय आय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए नेट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक से हमें कहाँ पे आना है, नेशनल पे आना है, ठीक है ना। और फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट, इसमें कुछ हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे आते हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो प्लस में क्या होता है हमारा NIFA, ठीक है। यानी जो हमारा शुद्ध, यानी जो विदेशों से शुद्ध कारक आय होती है, उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हमें ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यानी ये हमारा जो है वो बच गया। तो हम क्या करेंगे, विदेशों से शुद्ध कारक आय जो उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1650, ठीक है। तो क्या होती है हमारी, प्लस होती है, प्लस, लेकिन वो है किसमें हमारी, माइनस में है 10, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस 1650 माइनस 10 हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1640, ठीक है ना। तो 1640 जो हमारा है अमाउंट करोड़ में, ये जो हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। यानी एक्सपेंडिचर मेथड, यानी हमने देखा था ना तीन थे, पहला उत्पाद था हमने कर लिया, दूसरा जो आय था वो कर लिया, तीसरा हमारा जो है वो है व्यय विधि। तो व्यय विधि से देखेंगे तो इस विधि में कुल व्यय को मापा जाता है अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, जो भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे उपभोक्ता का व्यय हो गया, निवेश हो गया, सरकारी व्यय हो गया, शुद्ध निर्यात हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को नापा जाता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में चरण के रूप में भी आता है, या फिर आप जब इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, बाजार कीमत पर सकल यानी जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। इसके अंदर क्या लेते हैं हम, निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय यानी पीएफसी जिसे कहते हैं हम, सरकारी अंतिम उपयोग यानी जिसे प्राइवेट लोग करते हैं, जैसे सरकारी खर्चा करते हैं, वैसे ही सकल घरेलू पूंजी निर्माण होता है जो बिजनेस वगैरह निवेश वगैरह करते हैं, और उसके बाद शुद्ध निर्यात होता है, ठीक है ना। जो हमारा क्या होता है, निर्यात में से हम आयात को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें एक चीज याद रखना है, जो जीडीसीएफ होता है ये ज्यादातर जो होता है कंफ्यूजन पैदा करता है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसमें हमें एक स्टॉक को लेना है, और अगर हमारे पास सकल अचल संपत्ति का पूंजी निर्माण आता है तो इसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रख के इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निकालिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पे, साधन लागत पर, यानी कि हमें निकालना है जीएनपी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, ठीक है। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब हम उत्पाद विधि का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, तो वो फॉर्मूला जो हम देखते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना डेटा एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, निवल घरेलू पूंजी दे रखी है, अंतिम स्टॉक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, शुभ अप्रत्यक्ष कर है, आरंभिक स्टॉक है, अचल पूर्व संपत्ति है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उत्पाद विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उत्पाद विधि के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है, PFCF, ठीक है, प्लस में GFCF, और प्लस में क्या होता है हमारा GDCF, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, प्लस इंपोर्ट में से, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्या करते हैं, वो माइनस कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या PFCF हमें दिया हुआ है। तो देखिए, PFCF हमारे पास है, ठीक है, दे रखा है, कितना है, 1500 है। तो यहां लिखते हैं हम कितना, 1500। फिर क्या देखते हैं हम, GFCF दे रखा है हमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी दे रखा है। तो यहां लिखते हैं हम कितना, 200, ठीक है, प्लस में। अब देखिए, क्या GDCF डायरेक्ट दिया हुआ है, तो देखें तो GDCF हमारे पास डायरेक्ट नहीं है। तो हमें फॉर्मूला याद है कि अगर नहीं दिया होता तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। अब देखिए, हमें क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है, यानी शुद्ध निर्यात दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, GDCF को सॉल्व कर लेते हैं। तो GDCF आपको बताया था मैंने कि आरंभिक जो हमारा अंतिम स्टॉक होता है उसमें से आरंभिक स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 100 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 50 आ जाता है, ठीक है। और क्या रहेगा हमारे पास, देखिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल, क्योंकि हमारा क्या है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो नेट डोमेस्टिक जो हमें यहाँ दे रखा है कितना, 350, ठीक है, ये हो गया। अब इनका कैलकुलेशन कीजिए, कितना हो गया ये हमारा, 1700
ठीक है, और प्लस में कितना हो गया 400, और ये माइनस में कितना हो गया 10। तो इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 2100, और इसको करते हैं तो ये 10। अब इनको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 2090। तो ये हमारा क्या आ गया जीडीपी मार्केट प्राइस। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए ग्रोथ है ये हमारा, हमें क्या करना है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है। तो 2090, तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाते हैं तो क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो डोमेस्टिक से नेशनल पे हमारा जो होता है वो प्लस क्या होता है एनआईएफए, ठीक है। तो इसके अंदर एनएफआई देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है, हमें कितना है हमारी -10, ठीक है। अब क्या है मार्केट प्राइस हमें किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। क्या माइनस होगा इसके अंदर, मार्केट से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं एनआईटी। अब देखिए इसमें टैक्स कहाँ है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष देखते हैं तो हमारा क्या है 50 यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे 50, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2090, ठीक है। इसको करेंगे माइनस का 10, इसको करेंगे कितना हो गया 50, ठीक है। तो 2090, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 20 और 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमने क्या निकाल दिया, हमने GNP जो था हमारा फैक्टर को जो पूछा हुआ था वो निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं इसको, आप देख लीजिए सिंपल सा फॉर्मूला है और लगाना है और इसका सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि दो क्वेश्चन एक साथ दिए जाते हैं कि आय विधि द्वारा और क्या है व्यय विधि द्वारा, यानी दोनों विधियों के द्वारा आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है और वो दोनों जो आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम तो दोनों की सेम निकलेगी चाहे हम किसी भी मेथड से कर लें। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कौन सी, सबसे पहले हम करते हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड बोला हुआ है तो इनकम मेथड से निकालेंगे। तो इनकम मेथड हमारा क्या होता है, इनकम मेथड होता है हमारा जीडीपी, नहीं सॉरी इनकम मेथड हमारा जीडीपी नहीं होता, इनकम मेथड होता है हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा होता है इनकम मेथड, ठीक है, आपको बताया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या होता था वही याद होगा आपको, सीओई प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में हमारा क्या होता था मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ये तीन चीज जो हम क्या करते हैं वो ऐड करते हैं। तो ढूंढते हैं हम अपना सीओई, तो सीओई हमें मिल गया, ठीक है। तो पहला हमने सीओई ले लिया 5200 प्लस। अब ढूंढते हैं हम अपना और ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ है हमारा, तो ठीक है ठीक है ठीक है, अंतिम उपभोग स्टॉक नेट ये जो सबका प्रश्न सुनिश्चित किया है, ठीक है। शुद्ध निर्यात ऑपरेटिंग सरप्लस है हमारा, शुद्ध निर्यात है, प्रश्न शेष है, कर्मचारियों का एम्प्लॉय कंपनसेशन अप्लाई दे रखा है, सरकारी उपभोग व्यय दे रखा है, प्रचलन अधिशेष मिल गया, ये रहा फोर्थ। तो प्रचलन अधिशेष हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस ये हो गया, कितना है हमारा, ठीक है 2000 है। मिक्स्ड इनकम देखिए, मिक्स्ड इनकम दी हुई है, तो मिक्स्ड इनकम देखते हैं हमारे यहाँ, तो मिक्स्ड इनकम ये रही, ठीक है ना। सोनी ज्योति की मिश्रित इनकम हमारे पास है 6400, ठीक है। तो ये हमारी मिल गई, यानी हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारा आराम से निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय। तो इनको सबसे पहले हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था 5200 है, 2000 है 64, तो इनको प्लस कर दीजिए। तो 52 426 628 5 13 1360 136, ठीक है 0 0। तो हमारा कितना आ गया 13600, ये हमारी क्या आ गई जीडीपी जो हमारी है वो मार्केट प्राइस है, सॉरी एनडीपी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकला है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी नेट हमारा ठीक है। डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो क्या ऐड करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक पे जब हम नेशनल पर जाते हैं तो हम ऐड करते हैं NIFA। तो अब ढूंढिए NFI ये कहाँ है हमारा, तो NIF ये रहा हमारा 400। तो इसमें हमने ऐड किया क्या 400 NIFA, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 14,000, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई नेशनल इनकम, इनकम मेथड से, ठीक है। देख लीजिए इसको आप एक बारी। तो आय विधि से मैंने सोल्व कर दिया, उत्पाद विधि से आप अपने आप सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और कमेंट में मुझे आंसर बताइए क्या आंसर सेम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वास्तविक और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे एक मौद्रिक जीडीपी जो होती है हमारी होती है मूल्य यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मौद्रिक जीडीपी में जो होता है प्राइस जो लिया जाता है वो लिया जाता है हमारा क्या, बेस ईयर का, ठीक है। वहीं जो वास्तविक जीडीपी होती है जो हमारी ये जो लिया जाता है वो वर्तमान का लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो प्राइस लिया जाता है वो वर्तमान का लिया जाता है। वहीं जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं इसका भी होता है, अगर वास्तविक जीडीपी निकाली जाती है तो मूल इसका जो होता है यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें जो लिया जाता है वो आधार वर्ष का लिया जाता है, ठीक है ना। अगर मूल्य सूचकांक आता है तो प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मौद्रिक कीमत अपॉन में वास्तविक कीमत इनटू में 100, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना, इन 3 फॉर्मूले पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। चावल का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन जो है वो 1000 किलोग्राम है। मौद्रिक कीमत यानी वर्तमान वर्ष में उसकी कीमत कितनी है, 40 प्रति किलोग्राम है, ठीक है, मौद्रिक कीमत। और वास्तविक कीमत की बात करते हैं यानी बेस वर्ष है तो उसकी कितनी है, 30 प्रति किलोग्राम है, ठीक है। तो अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है भाई मौद्रिक जीडीपी निकालिए, तो मौद्रिक हम जानते हैं वर्तमान कीमत पर निकाली जाती है, तो इसमें क्या होगा, पी इंटू क्वांटिटी निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो प्राइस कितना है इसका, यानी क्योंकि मौद्रिक की बात कर रहा है तो वर्तमान यानी मौद्रिक कीमत क्या है, यानी वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है, 40, ठीक है। और इंटू में क्वांटिटी कितनी थी, 1000, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर वास्तविक जीडीपी पूछता है कि भाई वास्तविक जीडीपी बताओ क्या है, तो वास्तविक जीडीपी में हमें पता है प्राइस जो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी ये भी रहती है, बस फर्क क्या होता है इसमें बेस ईयर का प्राइस ले लिया जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर 30 होगा और जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर पूछता है भाई मूल्य सूचकांक निकालो, तो मूल्य सूचकांक का जो फॉर्मूला होता है यानी प्राइस इंडेक्स का नंबर क्या होता है, तो मौद्रिक कीमत। तो मौद्रिक कीमत कितनी है, तो मौद्रिक कीमत अगर हम देखते हैं तो कितनी है, 40 है, मौद्रिक कीमत 40 है। और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत कितनी है इसकी, वैसे 30 है, और इंटू में क्या कर देते हैं हम, 100 कर देते हैं, ठीक है ना। तो और इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400, ठीक है। और 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और फिर 3.33, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निकाला जाता है हमारा क्या, मौद्रिक जो मूल्य सूचकांक है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों को भी याद रख लेना, इन फॉर्मूलों से आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए मौद्रिक जीडीपी अगर किसी चीज की, एक मौद्रिक जीडीपी दी हुई है, इसके अंदर 21,100 करोड़ रुपए की है, वास्तविक जीडीपी इसमें 20,000 करोड़ रुपए की दी हुई है। तो जीडीपी आवश्यक, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी डिफ्लेटर ये भी पेपर में आता है कई बारी, तो इसको भी ध्यान में रखना है कैसे निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी इंटू में 100, ठीक है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें, अगर हम जो क्वेश्चन है तो हमारा क्या है, मौद्रिक जीडीपी कितनी है, ठीक है, मौद्रिक जीडीपी हमारी दे रखी है 21,100 रुपए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक जीडीपी हमारी कितनी दे रखी है, 20,000 रुपए, इंटू में 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 करोड़, ठीक है। हम मौद्रिक जीडीपी को अवस्थित की सहायता से वास्तविक जीडीपी में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपको क्या करेगा वो भाई मौद्रिक जो अवश्यक दे देगा और उसके बाद यानी डिफ्लेटर दे देगा, उसके बाद कहेगा इसको वास्तविक जीडीपी में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वास्तविक जीडीपी का, मौद्रिक जीडीपी अपॉन में क्या करते हैं, प्राइस इंडेक्स जो मूल्य सूचकांक होता है इंटू में 100 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। सेम वैसे ही है, और हमने जो निकाला था प्राइस इंडेक्स और इंटू 100 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 20,000 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं इसका भी। यदि वास्तविक सकल, ठीक है, वास्तविक सकल देशीय उत्पाद यानी रियल जीडीपी दी हुई है, इसके अंदर कितनी है, 200 रुपए है, और मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 110 है, ठीक है। तो मौद्रिक सकल देशीय जो हमारा है उत्पाद नॉमिनल जीडीपी, उसका परिकलन कीजिए, यानी क्या कह रहा है वो, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए कह रहा है कि भाई नॉमिनल जीडीपी जो है वो निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी अगर हम निकालते हैं तो नॉमिनल जीडीपी का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, तो इसके अंदर में क्या करना है, देशीय उत्पादन में नॉमिनल जीडीपी का परिकलन करना है। तो नॉमिनल जीडीपी हमारी क्या होती है, तो नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं तो हमारा होता है रियल जीडीपी, ठीक है। और इनटू में हमारा क्या होता है, इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स जो भी हमारा है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स, और अपॉन में क्या हो जाता है हमारा 100 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा, तो रियल जीडीपी हमारी कितनी है, तो अगर हम देखते हैं तो रियल जीडीपी हमारी कितनी दे रखी है, 200, ठीक है। और अगर हम
प्राइस की बात कर रहे हैं तो मूल सूचकांक का जो हमारा आधार वर्ग यानी जो प्राइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है वास्तविक है, तो इसके अंदर हमारा कितना आ जाएगा 110, ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया हमारा 100 आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारे पास कितना आ गया ये तो 22, ठीक है, तो 2200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया नॉमिनल जीडीपी हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यदि वास्तविक जीडीपी 400, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है वास्तविक जीडीपी दे रखी है वो 400 और मौद्रिक जीडीपी तो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 450 रुपए दे रखी है, ठीक है। और क्या निकालने के लिए कह रहा है ये कह रहा है मूल्य सूचकांक का परिकलन कीजिए, ठीक है ना, प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स का हमने फॉर्मूला देखा ही था, क्या होता है प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारा, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सबसे पहले हम ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा आएगा मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। तो मौद्रिक जीडीपी हमारी कितनी हो गई 450, ठीक है। और जो हमारा मूल्य सूचकांक का परिकलन करना है ना मैं, तो ठीक है 450, तो मूल्य सूचकांक हमें दिया हुआ है, वास्तविक जीडीपी 400 रुपए है और मौद्रिक जीडीपी दे रखी है हमें कितनी, मौद्रिक जीडीपी हमें दे रखी है, मौद्रिक जीडीपी हमारी है 400, ठीक है, ये दे रखी है। और इनटू में हम क्या कर देंगे इसको 100, तो हम क्या निकाल रहे हैं प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनका कैलकुलेशन करते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। इनका कैलकुलेशन करते हैं तो 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, उधर गया 4 2 जा 8, ठीक है ना, तो 5 समथिंग मान लो, तो 112.5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं प्राइस इंडेक्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है कैलकुलेशन का एक तरीका है प्राइस इंडेक्स निकालने का, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बैंक द्वारा साख का निर्माण, जो बैंक होते हैं वो साख निर्माण कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है कि एक लीगल LLR होता है जो हमारा लिक्विड LRR होता है, ठीक है ना, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो होता है जो RBI तय करती है कि भाई कितना जो पैसा है वो फ्लो में आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे बैंक द्वारा साख निर्माण 2 कारकों से होता है, प्राथमिक जमा और दूसरा CRR पर निर्भर करता है, ठीक है ना। साख निर्माण यानी प्राथमिक वही अगर दोनों को मिला ले तो हमारा क्या होता है LRR, ठीक है, तो इस पे करता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, देखो कुल प्राथमिक अगर हमारे पास 2000 रुपए जमा होता है तो वैधानिक कोष अनुपात यानी 10%, तो कुल साख निर्माण कैसे किया जाएगा, यानी कुल साख हम कैसे निकाल सकते हैं भाई कितना आया है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 2000 रुपए अगर आता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए कुल साख निर्माण कुल प्रारंभिक जमा अपॉन में वैधानिक कोष अनुपात। तो मान लीजिए हमारे पास कितना आया 2000 रुपए आया है, ठीक है। तो अब LR हमारा कितना है 10% है, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या मान ले 1/10 मान लेते हैं, या तो 10% लिखो जाए तो 10 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2000 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है वो साख निर्माण कौन करते हैं, RBI जो है वो साख निर्माण करता है, कमर्शियल बैंक जो है वो साख निर्माण करते हैं, ठीक है। तो RBI क्या करता है तय करता है दरें और उसके आधार पर जो भी हमारे जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो क्या करते हैं साख निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपने साख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो बाजार घाटे जो बजट होता है सॉरी जो बजट घाटे होते हैं, यानी बजट जो होता है वो हमारा वो हमेशा संतुलित नहीं होता, बजट में हमेशा घाटा होता रहता है, ठीक है। तो उस घाटे को निकालने के लिए ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों से हम क्या कर सकते हैं आराम से बजट घाटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बजटीय घाटा हमारा कुल व्यय में से क्या करेंगे कुल प्राप्तियां माइनस कर देंगे, ऐसे हमारा राजस्व घाटा होता है कुल राजस्व व्यय से कुल राजस्व प्राप्तियां अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय में से उधार के बिना कुल प्राप्तियां अगर हम कर देते हैं, ऐसे प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगियां जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हम निकाल सकते हैं बजट घाटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 10,000 करोड़ रुपए है और ब्याज भुगतान जो है वो 8,000 करोड़ रुपए है, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा, ठीक है ना। तो ये बताना है हमें, तो राजकोषीय घाटा बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्राथमिक घाटा दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें ब्याज भुगतान दिया हुआ है, और कह रहा है राजकोषीय घाटा निकालिए, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक घाटा हम इस वाले से निकाल सकते हैं, तो प्राथमिक घाटा अगर हमें निकालना है, हमें निकालना क्या राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा हम निकाल रहे हैं, तो देखिए राजकोषीय घाटा हमें दिया हुआ, राजकोषीय घाटा हमें निकालना है, लेकिन हमें प्राथमिक घाटा पता है कितना है। तो प्राथमिक घाटा हमारा कितना है, प्राथमिक घाटा है हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 करोड़, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा हमें पता है, राजकोषीय घाटा क्या निकालना है हमें, राजकोषीय घाटा हमें निकालना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है माइनस होता है ब्याज अदायगियां, तो ब्याज हमें कितना दे रखा है, ब्याज हमें दे रखा है 8,000, ठीक है। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे
तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा आ जाएगा, यानी 10,000 और प्लस में हमने क्या किया 8,000, तो कितना आ गया हमारा 18,000। ठीक है, तो 18,000 हमारा क्या आ गया, ये राजकोषीय घाटा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं, प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं डेटा से। ठीक है, ऐसे डेटा पेपर में आते हैं, आपको देख के निकालना है। तो सबसे पहले पूछ रहा है ये राजस्व घाटा निकालिए। ठीक है, तो राजस्व घाटा हमारा कैसे निकलता है, तो राजस्व घाटा हमारा निकलता है कुल राजस्व में से क्या करो, कुल राजस्व प्राप्तियां घटा दो। ठीक है, तो राजस्व व्यय हमारे पास कहाँ है, तो राजस्व व्यय ये आपको दिख रहा है, तो राजस्व व्यय हमारे पास कितना है 100। ठीक है, और क्या कह रहा है, राजस्व प्राप्तियां माइनस कर दो, तो प्राप्तियां क्या है हमारे पास, ये है 80। तो इसमें से हमने क्या किया, इसको माइनस किया, तो पहले वाले का आंसर हमारा कितना आ गया 20, यानी हमारी राजस्व घाटा जो वो कितने का है, वो 80 का। ठीक है ना, दूसरा आता है हमारा राजकोषीय घाटा कह रहा है ये। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, कुल जो राजस्व होता है उसको माइनस कर देते हैं किससे, कुल प्राप्तियों से। तो राजकोषीय घाटा देखते हैं, तो कुल व्यय जो हमारा है और उधार के बिना जो कुल प्राप्तियां हैं। ठीक है ना, तो राजकोषीय घाटा तब कैसे निकाला जाता है, कुल व्यय में से उधार के बिना जो प्राप्तियां हैं, ठीक है ना, उधार को नहीं लिया जाता। तो कुल व्यय हमारे पास कितना है, तो कुल व्यय देखते हैं, एक पूंजीगत व्यय है और क्या है हमारे पास, एक राजस्व व्यय है। यानी अगर हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया 100 और ये हमारा कितना हो गया 110। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, उधार के बिना कुल प्राप्तियां कितनी है, तो एक प्राप्ति हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, राजस्व प्राप्ति जो है वो कितनी है -80, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कितना है 95। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन कर लो, तो ये हमारा कितना हो गया 210 हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक है, तो 175 आ गया ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, अगर इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, देखिए आप कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो 35, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पूछ रहा है वो हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। तो प्राथमिक घाटे की बात कर रहा है, तो प्राथमिक घाटा हमारा कैसे निकाला जाता है, प्राथमिक घाटा हमारा निकलता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगियां माइनस कर देते हैं। तो राजकोषीय घाटा हमने देखा कितना आया हमारा 35 है, और माइनस इसके अंदर क्या होगा हमारा ब्याज, यानी ब्याज का जो था हमारा, यानी जो ब्याज अदायगियां होती है उसको माइनस कर देते हैं, यानी हमारा 10 ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 25। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये रहा। तो पहला हमारा जो है वो राजस्व घाटा है। ठीक है, तो राजस्व घाटा हमने देखा था, तो राजस्व घाटा जो हमारा निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, तो राजस्व घाटा हमारा निकाला जाता है कि कुल राजस्व व्यय में से हम क्या माइनस करेंगे, कुल राजस्व प्राप्तियां। अब देखिए इसके अंदर कुल राजस्व व्यय कहाँ है, तो एक हमारा राजस्व व्यय ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और राजस्व व्यय और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और गैर राजस्व व्यय ये दो चीज दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, और है कर राजस्व दिखाई दे रहा है हमें, ये है। ठीक है, तो ये तीन चीज में, यानी व्यय में हमें कर राजस्व दिखाई दे रहा है, गैर राजस्व दिखाई दे रहा है और व्यय दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको सोल्यूशन करना, तो कैसे सोल्यूशन करेंगे आप इसका, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम करेंगे, देखिए तो हमारा कितना है 80। ठीक है, फिर क्या है हमारा 47, और फिर क्या है हमारा 10। ठीक है, इनको माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये, ठीक है 23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा राजस्व घाटा। ठीक है, इसको देखिए, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला दे रखा है हमें राजस्व घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा निकालिए। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा निकालने के लिए कह रहा है, तो राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला आपको याद ही है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, बताया था ना। तो राजस्व घाटा निकलता है हमारा उधार, हमने बोला था ना जो राजस्व घाटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा होता है उधार के बराबर। तो इसका मतलब हमारा राजकोषीय घाटा क्या हो गया 32, इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जो राजस्व घाटा होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, उधार के बराबर होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, अब प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाएगा, तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या है, तो प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो राजकोषीय घाटे में से ब्याज आदि निकाल दिए थे। तो राजकोषीय घाटा हमारा कितना आया है 32, और ब्याज अदायगी कितनी है हमारी, तो ब्याज जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कहाँ गया ब्याज हमारा, ये रहा 20, तो ये दिया हमने 20, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 32 से 20 गया तो हमारा कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम इन
ये जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके अंदर, अगर आपको ये याद है तो आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।